इंग्लिश वोकेबलरी के हवाले से मैंने जो किया था वो ये था कि एक तो होता है वोकेबलरी याद करना और दूसरा होता है कि उसके कॉन्टेक्स्ट को समझकर उसको यूज़ करना। तो मैंने कॉन्टेक्स्चुअल साइड पर ज़्यादा फोकस किया था क्योंकि एक जो वर्ड होता है उसकी डिफरेंट कॉनोटेशंस होती हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी यूज़ हो सकता है। तो अगर हम सिर्फ याद करेंगे, मेमोराइज़ करेंगे और उसका जो है उसकी मीनिंग समझकर हम उसको यूज़ करेंगे तो हो सकता है उसकी कॉनोटेशन डिफरेंट हो। तो मैंने जो किया था कि मैं जो पढ़ती थी मैं यूजेज को देखती थी कि ये वर्ड जो है वो किस वे में यूज़ हुआ है। उसके बाद जो है वो सिंपल वर्ड्स ही होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते। वो आप जब पढ़ते हैं तो आपकी वोकेबलरी खुद ही बिल्डअप हो जाती है क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, सिलेबस जो होता है वो आप कवर कर रहे होते हैं, तो उसमें एक ये भी होता है कि डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजी हो गया, क्रिमिनोलॉजी हो गया, इन सब की जो है वो डिफरेंट उनकी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया और बाकी जो जनरल इंग्लिश के पेपर हैं उनकी वोकेबलरी जो है वो जनरल होती है। तो इट वेरीज विद सब्जेक्ट्स कि आप कौन से सब्जेक्ट में कौन सी जो है वोकेबलरी यूज़ कर रहे हैं। और जहाँ तक इंग्लिश की बात है तो उसके लिए जब आप पढ़ते हैं तो आपकी वोकेबलरी खुद ही बिल्डअप हो जाती है। और जो जहाँ पर इंटोनियम और सिनोनियम्स की बात आती है, जो आपका प्रेसी एंड कंपोजिशन वाला पेपर है, उसमें जो एमसीक्यूज़ वाला पार्ट है उसमें 10 एंटोनियम्स होते हैं और 10 सिनोनियम्स होते हैं। उसके लिए आप जो है याद कर सकते हैं लेकिन इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल क्योंकि वो जो एमसीक्यूज़ वाला पार्ट होता है वो कहीं से भी आ सकता है। इसमें ये नहीं है कि आप कोई वर्ड्स जो है याद करके जाएं वो ही आ जाएं। हाँ, ये हो सकता है कि आप जो पढ़ रहे हैं आप उसकी जो है मतलब आप उसकी मीनिंग को समझें और आप उसको समझें। जो है क्रैम करने से बेहतर है कि आप समझ लें वर्ड्स, आप प्रोडक्टिव हों। और जो है ज़्यादा पढ़ना इट डजेंट मैटर, लेकिन स्मार्ट वर्क करना, प्रोडक्टिविटी, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो वोकेबलरी के हवाले से यही है कि ठीक है, थोड़ा पोर्शन हमें वोकेबलरी को भी टाइम देना चाहिए, लेकिन इट इज़ नॉट ओनली वोकेबलरी, वो आपकी बिल्डअप हो जाती है वोकेबलरी विद टाइम। जब आप तैयारी कर रहे हैं, आप 6 मंथ्स, मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम आप सालों साल लगा देते हैं सीएसएस में, तो वो आपकी भी एक जो है स्किल्स आपकी पॉलिश हो जाती हैं। आप वो इंसान नहीं रहते जो आप तैयारी से पहले थे, आप में चेंजिंग आती है, आप बिल्डअप हो रहे होते हैं, आपकी स्किल्स जो है पॉलिश हो रही होती है इफ़ यू आर इन द राइट डायरेक्शन। तो इसमें जो है आपने बिल्कुल भी इस बात के लिए परेशान नहीं होना है कि हमें वोकेबलरी लिस्ट हमें याद करनी पड़ेंगी। वो थोड़ा लक का भी फैक्टर होता है कि वो आ जाए एंटोनियम सिनोनियम्स जो आपको आते हैं, और हो सकता है वो ना भी आए जो आपको आते हैं। तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना है। आपने अपनी जो है तैयारी जो है, आपने कंसिस्टेंसी अपनी बरकरार रखनी है। तो ऐसा भी टाइम आएगा जब आप जो है फेडअप हो जाएंगे, आप बिल्कुल कहेंगे कि बस अब मुझसे नहीं हो रहा। ना सिर्फ रिटन में, इंटरव्यू में भी। मेरा जहाँ तक मेरी जो तैयारी है 2021 के बाद मैंने अपनी असल जो तैयारी थी वो स्टार्ट की थी। 21 से पहले तो मैंने 2-3 महीने, तब मुझे ऐसे का भी तरीका पता नहीं था कि ऐसे कैसे लिखा जाता है। उसके बाद मैंने सीखा, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की, उसके बाद मुझे पता चला कि ऐसे का ये मेथड है, ये तरीका है ऐसे का। तो मैंने ये किया कि अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट की और प्रोडक्टिविटी पे मैंने ज़्यादा फोकस किया। और ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 8-8 घंटे, 16-16 घंटे पढ़ना पड़ता है। मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये था कि पूरा दिन जो है मैंने जो है टाइमिंग्स रखी हुई थी कि इस टाइम पर मुझे पढ़ना है, इस टाइम पर मुझे लंच करना है, मुझे डिनर करना है, घर वालों के साथ भी बैठना है, उनको भी टाइम देना है। तो ये बिल्कुल भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप जो है सारा दिन पढ़ें। अगर आप सारा दिन पढ़ें तो वो तो ठीक है, लेकिन आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है कि 1 महीना तो आपने पढ़ लिया 8-8, 16-16 घंटे, उसके बाद आप जो है एग्जॉस्ट हो जाते हैं। सीएसएस की जर्नी जो है वो मेरे हिसाब से इट इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी। मैं अगर आपको अपना बताऊं तो मैंने जो रिटन एग्ज़ाम दिया था अक्टूबर में दिया था, 12 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर में मैं रिटन एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ। एमपीटी तो इससे पहले हुआ था। तो 12 दिन वो थे जब मैंने पेपर दिया, और इसका जो रिज़ल्ट था वो 14 मंथ्स के बाद आया, नेक्स्ट ईयर 2024 के दिसंबर में। उसके बाद जब रिटन का रिज़ल्ट आया तो इंटरव्यू वाला फेज स्टार्ट हुआ। इंटरव्यू से पहले आपका साइकोलॉजिकल भी होता है, आपका मेडिकल एग्ज़ाम भी होता है।
तो उसमें ये था कि 4 दिसंबर को जो है वो रिज़ल्ट आया और मेरा जो इंटरव्यू था वो कराची के सबसे पहले फ़ेज़ में ही मतलब वो उन्होंने रख दिया था सेकेंड डे पर। तो 14 जनवरी को मेरा इंटरव्यू था। मुझे टाइम इतना नहीं मिला था, लेकिन मैंने इस बात पर ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी पर फोकस किया। जो मेरी स्ट्रेंथ्स थी मैंने उन पर काम किया, अपनी वीकनेसेस को ओवरकम किया। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि एक तो ये बहुत जो है बड़ी जर्नी है, मुझे तकरीबन 1.5-2 साल तो लग गए। और रिटन का रिज़ल्ट आया 14 जनवरी को, मेरा इंटरव्यू हुआ और 5 महीने बाद 14 मई को फाइनल रिज़ल्ट आया CSS का। तो सबसे पहले तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रेजिलियंस होनी चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं, हालांकि मैंने किसी को बताया नहीं था, इतने सारे लोगों को नहीं पता था कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CSS। और ये जो है सबसे अच्छी बात यही थी कि प्रेशर इतना नहीं था। जब आप अनाउंस कर देते हैं तो आप प्रेशराइज हो जाते हैं। सिर्फ मेरी फैमिली को पता था। तो उसमें ये था कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको रेजिलियंट होना पड़ता है। आप बातें सुनेंगे, आपको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। इवन के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी आपको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो आपकी जो पॉजिटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। और लोग तो कुछ भी कहेंगे, अगर हम लोगों के कहने पर जो है अपनी ज़िंदगी गुजारें तो जो है हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगी कि आपकी जो अपनी पॉजिटिविटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए लोगों की नेगेटिविटी से। लोगों की नेगेटिविटी को मिनिमाइज़ करें और अपनी जो आपकी पॉजिटिविटी है वो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि आप रेजिलियंट हो जाएं, आपको कोई फ़र्क ही ना पड़े और आप अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू कर सकें, कंसिस्टेंट हो सकें।